पढ़ाई लिखाई के खर्चे से पिता को कर्जा मार रहा। पढ़ाई लिखाई के खर्चे से पिता को कर्जा मार रहा। मेरिट में आकर बेटा नन मेरिट से हार रहा। हम बात करेंगे आज एक ऐसे मेरिट अभ्यर्थी से जिनका नाम विवेकानंद है और ये वैशाली से है। इनका सब्जेक्ट यूं तो विज्ञान रहा है और विज्ञान में इन्होंने 605वां रैंक लाया है अपने ईबीसी कैटेगरी में। तो मैं अपने इस स्टडी चैनल के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करना चाहूंगा। विवेकानंद जी, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद विवेकानंद सर। जी। आपको आपने हमसे संपर्क किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे लिए इस तरह का इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या हमारी बातों को रखने का एक पोर्टल दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी विवेकानंद जी, आपसे कुछ सवालें करनी है हमें, और वो सवाल होगी, हमारा पहला सवाल है कि मेरिट में आने के लिए आपने कितना मेहनत किया? सर, मेरिट में आने के लिए मैं तो ऐसे अपनी एसएससी की तैयारी करता, लेकिन मेरिट में आने के लिए अपनी सारी चीज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इनके लिए हमने बायोलॉजी, मैथ और इसका तैयारी किया। और अथक प्रयास करने के बाद, यानी कि मैक्सिमम हमने 4 से 5 घंटा सुबह, 4-5 घंटे शाम, इस तरह से पढ़ाई कर करके उसको अपना एक मेरिट बनाया है। और जिसके लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ी, काफी संकटों से गुजरना पड़ा है, काफी चीज हमको इससे झेलना पड़ा है, पारिवारिक संकट, पारिवारिक खर्चे को सबको दरकिनार करते हुए हम इस मेरिट के लिए बहुत सारे मेहनत किया है, तब जाके यहाँ तक पहुंच पाए हैं सर। आपने क्या सोचा था कि एसटीईटी एग्जाम जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा या फिर पात्रता परीक्षा? नहीं, इसको तो सर हमने प्रतियोगिता परीक्षा की तरह लिया था। इसमें जिस तरह से हमको जो हमारा फॉर्म आया था, फॉर्म के हिसाब से उसमें जो लिखा गया था कि मेरिट में जो आएंगे उनके लिए सिर्फ है, तो उस हिसाब से हम तो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ग्रहण करने के लिए हम अथक प्रयास कर रहे थे कि जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, ताकि हमारा पहले से पहले हमारा नंबर आ जाए और हमको जॉब मिल जाए। जी, इसके लिए हम लोग पहले से हमको पता था कि ये एक मेरिट धारी लोगों के लिए, या यूं कहें कि वो मैक्सिमम नंबर से लोअर नंबर तक लाके जहां तक सीटें खत्म हो जाएगी वहां तक खत्म हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम नंबर आएगा वहीं तक हमारा होना है। इसलिए हमको बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे थे इसके लिए कि किसी तरह हमारा यहाँ तक पहुंचा जाए। आपने जी तोड़ मेहनत किया। हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। आपने जी तोड़ मेहनत किया और आपकी मेहनत रंग लाई और आप मेरिट में एक अच्छे रैंक के साथ अपने कैटेगरी में आ गए। परंतु कुछ ऐसे अभ्यर्थी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरिट को बैकडोर और पैराशूट लैंडिंग के नाम से पुकारता है। इसके प्रति आपके क्या विचार हैं? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वो मेरिट को बैकडोर कह रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए एक दया भाव रखता हूँ या उनका श्रद्धा भाव रखता हूँ कि वो लोग मेरिट में नहीं आए। दूसरी बात, जब वो कहते हैं कि जो मेरिट धारी है वो बैक डोर से आए या वो किसी दूसरे तरीके से आए हैं, तो सबसे पहले उनको समझना चाहिए था कि अगर कोई बच्चा इतना मेहनत करने के बाद यहाँ तक आता है, उस तरह को उस बच्चे को या उस व्यक्ति को आप कहते हैं कि बैक डोर से आए हैं, तो वो आपके प्रति जो घृणा का एक भाव प्रकट होता है, इससे ना ही आपकी भलाई होगी ना आपके आने वाले फ्यूचर के लिए भलाई होगी। और ये जो कितना बुरा लगता है, जो कोई अगर मेरिट में आया है और आप नहीं आ पाए हैं तो दूसरे को कह रहे हैं कि बैक डोर से आए हैं। अगर इतना ही आसान होता तो आप भी उस कैटेगरी में खड़े होते और आप भी बैक डोर से एंट्री करने की कोशिश करते, या यूं कहा जाए कि आप कोशिश किए, आप पहुंच नहीं पाए, ऐसा भी कहा जा सकता है। लेकिन नहीं, आपने भी मेहनत किया, हमने भी मेहनत किया। हो सकता है आपकी मेहनत कहीं कम रह गई हो या हमारी थोड़ी ज्यादा हो गई हो, तो हम मेरिट में आ गए। इसमें अपना बैक डोर से आने की तो कोई संभावना ही नहीं बनती है जी। और उन लोगों से तो आप लोग फिर से प्रयास करें, जब आने वाली है इस बहाली को छोड़ के आप लोग नई बहाली के लिए फिर से प्रयासरत रहिए और सरकार पे ये दबाव बनाइए कि हमको फिर से वैकेंसी दिया जाए, उसमें हम फिर से एग्जाम दें और क्वालिफाई करें। जी विवेकानंद जी, आपने अपने बातों को सही ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है आपके द्वारा। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल है कि बिहार के लिए क्या सही होगा, एसटीईटी मार्क्स पर बहाली या एकेडमिक मार्क्स पर बहाली? नहीं, ये जो बिहार के लिए या हर किसी भी एग्जाम में जो भी होता है वो मार्क्स बेसिस पे, यानी कि जो आपने फाइनल एग्जाम में आपने जो मार्क्स
गेन किया है, यानी कि आपने जो एक परीक्षा दिया है, आपने प्रतियोगिता परीक्षा दिया, प्रतियोगिता परीक्षा में आपका जो लेवल है उसके हिसाब से आपकी बहाली होनी चाहिए। एकेडमिक मार्क्स क्या होता है, एकेडमिक मार्क्स तो लोग आगे पीछे होते रहते हैं, किसी का 9th में अच्छा नहीं होता, किसी का 10th अच्छा नहीं होता, किसी का 11th अच्छा नहीं होता, लेकिन जब कोई प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आता है तो उस चीज को वो लोग ग्रहण करते हैं और उसके लिए वो बहुत सारा काम करना पड़ता है, तब जाके वो उस मार्क्स पे पहुंच पाते हैं जहां पर उनकी बहाली होनी होती है, यानी उनकी एक नौकरी की पाने की संभावना प्रबल होती है। तो हमारे हिसाब से तो जो मार्क्स पे यानी कि जो मेरिट बेस पे है उनको ही सिर्फ और सिर्फ बहाली में मौका मिलना चाहिए, ठीक। खासकर हाई स्कूल के लिए। प्राइमरी के लिए एकेडमिक मार्क का जरूरत है, लेकिन हाई स्कूल में जो मेहनत किया गया है पीछे से, उस मेहनत को आगे आगे देखा जाना चाहिए। वो पीछे एकेडमिक मार्क, इसमें बहुत सारी समस्या है, कोई सीबीएसई बोर्ड से है, कोई आईसीएसई बोर्ड से है, तो उनका एकेडमिक मार्क ज्यादा हो जाता है, जो बिहार बोर्ड से है उनका एकेडमिक मार्क कम हो जाता है, तो ये भी समस्या है। तो क्यों ना हम एक ही लेवल पे सबको लेके चले, जहाँ पे आप बराबर आए तो आप हमारे बराबर आ गए तो ठीक है, आप लीजिए, हमारे हमसे कम है तो आप पीछे आइए, ये होना चाहिए। जी, मतलब आपकी मांग है कि एसटीईटी मार्क्स पे बहाली हो। जी जी जी, बिल्कुल। और एक और प्रश्न है आपसे कि ये नियोजन प्रक्रिया जो है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऑडियो वायरल हो रहे हैं और हाँ 8-8, 10-10 लाख रुपए एक शिक्षक की नौकरी के लिए मांगा जा रहा है, जी जी। तो इस नियोजन प्रक्रिया में क्या बदलाव होने चाहिए? जैसे सर, अगर टेक्निकली समस्या का समाधान तो ये होना चाहिए, जो भी आपके एक पोर्टल होना चाहिए जिसपे आपका सारे मार्क्स अपलोड किए जाने चाहिए, उसकी सर्टिफिकेट की वैधता जो है, बायोमेट्रिक जब लिया गया था उस बायोमेट्रिक का यूज किया जाना चाहिए, और एक रैंक से उठा के यानी कि ऊपर से नीचे तक सब कैटेगरी वाइज अलग अलग कर दिया जाता, और वहां पे से आपको एक एक लड़के को जहां तक होना होता वहां तक बुलाते। उसके बाद ये जो बीच बीच में जो कभी बीडीओ साहब या सीओ साहब जो भी है या टीचर संघ जो भी पैसे की मांग करते हैं, उनसे ये छुटकारा मिल जाए, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर के पास जाने के बाद क्या हो जाता है, ये एक कुछ हो जाता है कि किसी का एकेडमिक मार्क ज्यादा होने के बाद भी वो अपने नौकरी से वंचित रह जाते हैं। अगर ऐसा पोर्टल बन जाता है, सरकार की तरफ से पहल की गई होती, तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं या अच्छे की जो हमारे बिहार की जो ख्याति रही है, अच्छे शिक्षकों की, अच्छे टीचरों की, या हमारे जो शिक्षा व्यवस्था थी आज से 10 साल 25 साल पहले की जो व्यवस्था थी, जो हमारे यहाँ के अच्छे अच्छे गणितज्ञ आए, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ से गए, उन लोगों का मान बच जाता है इस तरह से करने से। ऐसे जो बैकडोर से जो आ जाते हैं या बैकडोर के लोग फॉलो करते हैं कि कुछ पैसे देके इधर उधर करके पहुंच जाते हैं, उनसे तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था का हाल हुआ है। आज कुछ दिन पहले ही पेपर में प्रकाशित हुआ था कि केरल का शिक्षा का स्तर 1 नंबर पे है और हमारा बिहार का सबसे आखिरी स्थान पे आता है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि ये हम इतने हाशिए पे चले गए हैं कि हमारे पास ये एक हमारा पूरे भारत में क्या पूरे भारत में भी हम सबसे नीचे आ गए हैं, पूरे वर्ल्ड की तो बात ही हमारे पास नहीं रही। इस शिक्षा व्यवस्था को अगर बेहतर बनाना है तो अच्छे से अच्छे टीचरों को नियुक्ति करना पड़ेगा, और इस तरह के जो भ्रामक कृतियां होती हैं इनको रोकना पड़ेगा हर हाल में। और इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो एक पोर्टल बनाए, उस पोर्टल पे जो भी एकेडमिक मार्क है या हमारा जो स्टेट का मार्क्स उस पर अपलोड किया जाए, बायोमेट्रिक से वो वेरिफिकेशन हो, और साथ ही साथ उनको ज्वाइनिंग लेटर देते जाए, ताकि बच्चे में एक कार्य करने की प्रबल इच्छा हो और वो जाके स्कूल में कुछ कर गुजरे। और इस तरह से हमारे बच्चों को तैयार करे कि किसी भी पोर्टल पे अगर बच्चे का तस्वीर रखा जाए तो कहे गर्व से कि हम बिहार से आए हैं, जो हमारी एक छवि रही है पुराने जमाने से आज तक। जी, तो मतलब आपके हिसाब से एक तो एसटीईटी मार्क्स पे बहाली होनी चाहिए, नियोजन की जो प्रक्रिया है उसको भंग कर देनी चाहिए, और इसके साथ ही ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होनी चाहिए। हाँ जी, सेंट्रल, उसमें सारे लोगों के मार्क्स हो जाएंगे तो इससे ये तो परेशानी नहीं होगी ना, जो बच्चा एक बच्चा भूखे प्यासे जाके फलाने जगह मेरे खड़ा है धूप में आंधी में और पता चला है कि नियोजन प्रक्रिया बहुत ही एक तो जटिल और आर्थिक समस्याओं से अभ्यर्थियों को गुजरना पड़ता है और बहुत ज्यादा खर्चे उसमें आते हैं, और उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसके कारण अभ्यर्थी सही जगह तक नहीं पहुंच पाते। ये मेरे साथ ही अभी घटना घटती है हाल ही में, मैं क्षमा चाहूंगा इस बात को बीच में जोड़ रहा हूँ कि अभी मैं मुरौल प्रखंड, मुजफ्फरपुर के मुरौल प्रखंड में मैं वहाँ काउंसलिंग के गया हुआ था। मेरा सर मेरिट पॉइंट बन रहा था 64.51 और मेरे को अंदर बुलाया गया, हमारा नाम अनाउंस हुआ, हम अंदर गए। 7:30 बजे रात में बोला गया कि सर आपका जो है नहीं हो पाएगा, सिर्फ 5 सीट है वो कंप्लीट हो चुका है, सर आप चले जाइए। मैं वहां से चलाया, मैं कुछ कहा नहीं हूँ, मैं चलाया। उसके बाद जब एनआईसी के पोर्टल पे अपलोड किया तो मेरे ही नाम का लड़का
यानी कि मेरा नाम विवेकानंद हुआ, तो मेरे ही नाम का विवेक पंडित के नाम का लड़का को एक जिनका 60% मेरिट अंक है, उनको प्राइमरी शिक्षक यानी 1 to 5 में सामान्य विषय से उनकी बहाली कर दी गई और हमको वहां से बाहर कर दिया गया। उनके बाद हम कुछ कहने गए तो हमारी कोई बात सुन नहीं रहा था, फिर हम वहां से वापस चले आए। तो ये ऐसी तरह घटना हुई हमारे साथ। कुछ साथियों ने कहा कि ये आप ऐसे ऐसे पैसा देके कुछ कैसे किया गया है, लेकिन ये ये परेशानी होती है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो एक दिन में दूर किया जा सकता है इसके लिए। चलिए ठीक है, आप इन समस्याओं को देख रहे हैं क्योंकि आपने इसको प्रैक्टिकली भोगा है, तो आपसे ज्यादा अनुभव दूसरे अभ्यर्थी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही अभ्यर्थी इन दर्द को महसूस करेंगे जो इस नियोजन इकाई के शिकार हो चुके। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा विवेकानंद जी, इस समस्या अभी जो समस्या STET के कारण जो हो गई है समस्या, STET 19, STET 11, मेरिट नन मेरिट, इन सारी समस्याओं के लिए जिम्मेवार कौन, आखिर जिम्मेवार कौन? इसके लिए जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है या हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इन लोगों की जो मंशा है, ये मंशा साफ नहीं होने के कारण आज तक जो हमारे शिक्षक जितने शिक्षक भाई हैं या TET पास हैं या स्टेट पास हैं, वो अभी तक अगर किसी स्कूल में अपना योगदान नहीं दे पाए हैं, तो इसमें सरासर सरकार की गलत नीतियों का ही ये नतीजा है कि इस तरह से पहुंच अभी तक हो रहा है। अभी भी नॉन मेरिट और मेरिट का खेल कर दिए। जब तक पहले ही इनको जब पहले दिन रिजल्ट आया तो उसी दिन क्लियर कर देते कि जो मेरिट में आ रहे हैं उनको, ये एक बयान के कारण इतना सारा केस होने के कारण आज ये जो बहाली फंसी हुई है। नहीं तो आज सीधा आप ज्वाइनिंग लेटर की बात होती। ये तो सरासर सरकार की गलत नीतियों का ये जो फलतः जो हम लोगों को ये समस्या का समाधान सामना करना पड़ रहा है, ये सरकार की गलत नीतियों का ही ये है जो हमको अभी इस समस्या से गुजरना पड़ रहा है। जी, मतलब इस समस्या के पीछे सरकार जिम्मेवार है और सरकार को इस पे सुध लेनी चाहिए और शिक्षक अभ्यर्थियों को सही जगह पे पहुंचाना चाहिए। ये जो अगर शिक्षा व्यवस्था अगर चाहते हैं या हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चाहते हैं, मैं अपील करना चाहूंगा अपने सारे साथियों से, जो भी मेरे भाई बंधु हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूं कि जो नॉन मेरिटधारी हैं वो इस केस को इंटरवेन या परेशान न करें और अपने लिए नेक्स्ट बहाली की मांग करे यथासंभव जितना, क्योंकि शिक्षक की बहुत सारी सीट खाली है और इसको बहाली होने दे ताकि हम लोग भी उनकी मदद कर पाए जरूरत पड़ने पे। जी, और समाधान के तौर पे जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं, तो गवर्नमेंट को यथासंभव जितना भी जल्दी से जल्दी हो सके इस बात को क्लियर कर देना चाहिए कि जो मेरिट में है उनकी बहाली पहले कर दी जाएगी। बाकी अगर सीट बचता है तो उनके नंबर के हिसाब से फिर से मेरिट बनाया जाएगा या उनका एक जिस तरह से रिजर्व कैंडिडेट रखा जाता है रेलवे में, उस तरह से रिजर्व रखा जाएगा। बाकी अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उनके जगह पे अगर उनके नीचे वाले नंबर को ऐड कर दिया जाएगा। इस तरह से इसका समाधान किया जा सकता है। मतलब प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, पहली मेरिट हो गई, दूसरी मेरिट हो गई, तीसरी मेरिट हो गई, बची हुई सीटों पे सरकार को बार बार मेरिट निकाल के मेरिट लिस्ट जारी करके सब लोगों की भर्ती कर देनी चाहिए थी। इसका मूल समाधान यही था। मूल समाधान यही था कि एक वैकेंसी जैसे यहाँ से इतना ले लिए हैं, अगर हमारी बैकलॉग बच जाती है वैकेंसी सीट की, जैसे हमारा 37,440 सीट है, इसमें अगर हमारी सीट बच जाती है तो जो हमारे पीछे बैकअप में स्टूडेंट बचे हुए हैं उनमें से जो हायर मार्क्स वाले हैं उनको हम ऐड करेंगे। इस तरह से आप लोगों का जहां तक हो पाएगा हम करेंगे। बाकी आपको नेक्स्ट बहाली की सरकार को चाहिए कि नेक्स्ट बहाली का एक अनाउंसमेंट करे कि हम नेक्स्ट बहाली करेंगे, इसमें आप लोग फिर से तैयारी करिए, फिर से एग्जाम होगा, एक प्रतियोगिता परीक्षा होगी, आप इसमें बेटर परफॉर्मेंस कीजिए और आपको जॉब मिलेगी। इस तरह से सब उनको स्टूडेंट को समझाना चाहिए और इस शिक्षा व्यवस्था को सुधार में लाना चाहिए। जी, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए मेरिट टीचरों की मांग और नियुक्ति जरूरी है और इस नियुक्ति को जितनी जल्दी पूरी की जाएगी ये हमारे शिक्षा व्यवस्था के लिए और हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, मैं कह रहा हूँ पूरे भारतवर्ष के लिए एक मिसाल पेश कर सकते हैं। जो हमारे शिक्षकगण हैं, ये जो अभी 37,000 क्वालिफाइड टीचर हैं, ये पूरे बिहार की दशा और दिशा दोनों पलट रखने की वो हिम्मत रखते हैं और पलट के दिखाएंगे। सरकार एक बार मौका दे और जल्द से जल्द मौका दे हम लोगों को, हम लोग बताएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस शिक्षा व्यवस्था को कहां तक ले जा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ विवेकानंद जी, जो वैशाली के शिक्षक अभ्यर्थी हैं। STET में इनका 605वां रैंक था। तो धन्यवाद विवेकानंद जी, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सर। धन्यवाद सर।